अगला सवाल है ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आपने 10वीं क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये सवाल बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। पूछा है इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्तोक लाइज ऑन व्हाट कोस्ट, ऑन विच कोस्ट। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, पूरा का पूरा साइबेरिया को क्रॉस कर कर रशिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जिसके एक तरफ है सेंट पीटर्सबर्ग और एक तरफ है व्लादिवोस्तोक। तो ये पूछा है कि व्लादिवोस्तोक किसके कोस्ट पर है, ये किसका कोस्ट है, इस तरफ कौन सा समुंदर है, ये पूछा है सिर्फ। तो अटलांटिक ओशियन इस तरफ कहीं पर नहीं है, अटलांटिक ओशियन है इस तरफ की ओर। अंटार्कटिका तो नीचे है सबसे, आर्कटिक ये वाला रीजन है। पैसिफिक ओशियन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, वो है इस तरफ। तो व्लादिवोस्तोक पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पर है। ऐसे ही अगर हम दूसरे ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज को देखें, ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक तरह की ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे, एक पूरे कंटिनेंट को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पर एशिया है, ट्रांस कंटिनेंटल। अगर हम ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे की बात करें तो ट्रांस साइबेरिया की, अगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो एक तरफ है सेंट पीटर्सबर्ग और एक तरफ है व्लादिवोस्तोक। वैसे ही एक और है कैनेडियन रेलवे, कैनेडियन रेलवे है ट्रांस कैनेडियन, जो है एक तरफ वेस्ट में तो ईस्ट में है सेंट जोन्स और वेस्ट में है जाकर वैंकूवर है पैसिफिक कोस्ट के पास और सेंट जोन्स है अटलांटिक कोस्ट के पास, अटलांटिक सेंट जोन्स। तो ये हो गई कैनेडियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। इसके अलावा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है एक तरफ है सिडनी और एक तरफ है पर्थ, वेस्ट में है पर्थ और ईस्ट साइड में है सिडनी। दोनों के दोनों इसके इस तरफ दोनों के दोनों हैं इंडियन ओशियन से जुड़े हुए, इंडियन ओशियन दोनों के दोनों। अगर अगले की बात करें तो एक है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे जो जोड़ती है पेरिस को, फ्रांस के पेरिस को टर्की के इस्तानबुल से, टर्की के इस्तानबुल से, वो है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। तो ऐसी बहुत सी और भी हैं ट्रांस कंटिनेंटल जो पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ती हैं, तो उनके बारे में भी जरूर जानिएगा और पढ़िएगा। अगला सवाल है ग्रीन रेवोल्यूशन से। ऐसा कोई पेपर नहीं है देश के अंदर जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन से सवाल ना पूछा जाए, हरित क्रांति से सवाल ना पूछा जाए। सवाल है द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि इनमें से कौन सी फसल थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की वजह से बम्पर प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा उगाई गई और प्रोडक्शन बहुत हुआ। शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स और व्हीट। स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से ही कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या और लाया क्यों गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिया के पास जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी, वीट की जो गेहूं चावल की प्रोडक्टिविटी जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। उसके बाद 1962 का वॉर हुआ, फिर 65 का वॉर हुआ। इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई कि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था यूएस से, अमेरिका से। अमेरिका का एक प्रोग्राम था PL 480, उसके तहत इंडिया को गेहूं इंपोर्ट करने पड़ते थे, वीट इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और 1962-65 में जब वॉर हुआ
तो और हालत खराब हो गई। तो जब उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब, उन्होंने कहा कि हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, हमको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। लेकिन 1965 से 1967 तक सिर्फ हम फार्मिंग एरिया बढ़ा रहे थे, जो लैंड था वही बढ़ाए जा रहे थे, उसके अंदर गेहूं ज़्यादा उगाए जा रहे थे और कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे थे। कोई मशीनरी नहीं आ रही थी, कोई टूल्स नहीं यूज़ किए जा रहे थे, अलग तरह के सीड्स नहीं यूज़ किए जा रहे थे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी। तो कंडीशन इतनी भी सुधरी नहीं थी। लेकिन 1967 के बाद जब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन साहब को, स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने पड़ेंगे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इरिगेशन चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे, पानी के लिए इरिगेशन और बड़ा करना पड़ेंगे चैनल्स को, जिससे जो प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी 1947-50 के आसपास, 1978 आते आते वो उसकी 30% और बढ़ चुकी थी, 30% तक हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन काम किया, जो प्रोग्राम लाया गया था वो काम किया। और इंडिया जो किसी टाइम पर अमेरिका से PL480 के अंडर, PL480 अमेरिका का एक प्रोग्राम था जिसके अंदर जो गरीब देश हुआ करते थे उनको वो अनाज प्रोवाइड किया करता था। तो इसके अंदर इंडिया इंपोर्ट किया करता था अमेरिका से एक टाइम पर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया एग्री प्रोडक्ट्स में सरप्लस होने लगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में सरप्लस होने लगा। इंडिया गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। कौन कौन सा एरिया जो आज भी चावल और गेहूं के उत्पादक सबसे बड़े हैं? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, अनाज की, गेहूं चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा इन चारों में जो बढ़े वो बढ़ा वीट, गेहूं की प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और आज हम सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं चावल को दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक्सपोर्टर हैं हम गेहूं चावल के। शुगर केन के लिए बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, बहुत ज़्यादा। बताया जाता है कि 1 kg शुगर केन के लिए करीबन 5000 लीटर पानी यूज़ किया जाएगा, पानी यूज़ किया जाता है 1 kg शुगर केन के लिए। तो बहुत पानी यूज़ किया जाता है। पल्सेस की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है आज इंडिया के अंदर, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है पल्सेस की, दालों की, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए 2010 के अंदर भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लाया, एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, पल्स प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम या प्रोडक्शन प्रोग्राम 2010 में लेकर आया गया था। पल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ऑयल सीड्स के लिए जो वो सीड्स हैं जिनसे तेल निकाला जाता है उनको कहेंगे हम ऑयल सीड्स, जैसे पाम हो गया, जैसे सरसों हो गया, जैसे ग्राउंड नट हो गए, मूंगफली हो गई। तो ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर, फूड सिक्योरिटी मिशन, एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये वाला प्रोग्राम लेकर आई। और एक और प्रोग्राम लेकर आई नया अभी 2021 के अंदर, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2021-22 के अंदर ये वाला नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल
ऑयल पाम, एक प्रोग्राम लेकर आई भारत सरकार ऑयल पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और वीट की प्रोडक्टिविटी, और वीट और राइस तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ही बड़े हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन बनाए गए हैं? अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं 12वें चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के? तो एक एक करके देख लेते हैं। बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, तो उत्तराखंड के तो होंगे नहीं। प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। भगवंत सिंह मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के। तो जवाब क्या हो गया? 4th पुष्कर सिंह धामी। करंट का सवाल है, करंट पे आए थे 2021 में, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। ठीक है ना, करंट के सवाल को कभी नहीं छोड़ने, जो अभी करंट के सवाल हैं सब देखते जाइए, डेली देखिए करंट को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जनरल साइंस से। अगर 10th तक आपने अपनी साइंस की किताब उठाकर देखी है तो ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है, द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन अडल्ट। ऑप्शन कह रहा है कि जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अडल्ट से ज़्यादा होती है। एडोलेसेंट्स हम किसको कहेंगे? WHO के हिसाब से एडोलेसेंट्स वो हैं जिनकी एज ग्रुप 10 से 19 है, और उसके ऊपर वालों को हम कहेंगे अडल्ट्स। तो पहली ऑप्शन कह रहा है कि जो इस एज ग्रुप के लड़के या लड़कियां हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अडल्ट से ज़्यादा है, इसके एज ग्रुप के ऊपर वालों से ज़्यादा है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है, एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 19 साल। हाँ, 10 से 19 साल ये तो ठीक है, क्योंकि WHO के हिसाब से 10 से 19 साल है। लेकिन क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर 10 से 19 साल के अंदर जो आपका अडल्ट हुड का 40% वेट है वो इसी एज ग्रुप में गेन किया जाता है, 40% वेट। और 15% हाइट आपकी अडल्टहुड में जो आप हाइट है आपकी, उसकी 15% हाइट भी आपकी इसी एज ग्रुप में गेन की जाती है। तो आपको इस एज ग्रुप में 10 से 19 साल के बीच में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर नहीं होगी तो डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, आपकी हाइट कम हो सकती है, आप में वेट बहुत कम हो सकता है हाइट के हिसाब से। तो 10 से 19 साल वालों को, जो भी 10 से 19 साल है उनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अडल्ट जो 19 से ऊपर या 18 से ऊपर वाले हैं उनसे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है इस सवाल के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पॉलिटी से। कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशरी को, न्यायालय को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से अलग करता है? एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 पार्ट 5, 5वें पार्ट में है आर्टिकल 143, और ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसके अंदर कहा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143 के अंदर किसी भी मामले में, चाहे वो आज़ादी के बाद का हो या आज़ादी के पहले का हो, किसी भी मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देगा वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आर्टिकल 143 कहता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो होने से अलग तो नहीं कर रहा है ये। आर्टिकल 50 पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 कहता है कि पब्लिक अथॉरिटीज में, पब्लिक स्पेस में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होंगे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग होंगे। न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में कुछ नहीं कह सकती। जिस हिसाब से NJAC आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी आई थी, कमीशन लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 से, जिसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अब ये वाली कमेटी करेगी, जिसके अंदर जज भी होंगे और मिनिस्टर भी होंगे। मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रधानमंत्री होंगे और जजेस भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कमेटी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रही है जुडिशरी के मामले में। जुडिशरी अपना काम खुद देखेगी, क्योंकि जुडिशरी अलग है कार्यपालिका से, आर्टिकल 50 कहता है। अभी क्या काम हो रहा है, अभी जुडिशरी में जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं जजेस की, वो करता है कॉलेजियम सिस्टम, जिसके अंदर सिर्फ जजेस होते हैं 5 जजेस। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अंदर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, सारे जजेस हैं। तो जुडिशरी अपना काम अपनी तरह से करेगी और कार्यपालिका उस पर कुछ भी नहीं कह सकती है। और हाँ, कार्यपालिका का जो काम है उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कह सकती है। जिस तरह का लॉ बनाना है, जैसा लॉ बनाना है वो बना सकती है। इंडियन पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स जो हैं वो किसी तरह का भी लॉ बना सकते हैं। हाँ, लॉ बनाने के बाद अगर वो वायलेट करते हैं संविधान को या फंडामेंटल राइट को, तब जुडिशरी को बीच में आना होगा आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के साथ, कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हो, किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो, वायलेट नहीं कर सकते हो। तो दोनों के काम अलग अलग हैं। तो सवाल था कि कौन सा आर्टिकल अलग करता है, तो आर्टिकल 50 अलग करता है। आर्टिकल 144 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 144 क्या है। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इंडस्ट्रियल नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनकी लोकेशन लिखी हुई है, तो ये मैच करना है। अगर आपने 10वीं की ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये हो सकता है, सिंपल सवाल है। देखते हैं बाल को। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड वो है भटिंडा में, और ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। अगर आपने ट्रेन के डब्बों पर ट्रेन में सफ़र किया है तो ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इतना भी पता है तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में है तो भी सवाल सॉल्व होगा। कैसे, देखिए 4 का एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर B लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का C है, सेकंड का A है बर्नपुर, थर्ड का भटिंडा और फोर्थ का चेन्नई। चेन्नई में ही बनते हैं डब्बे, ट्रेन के डब्बे। जो लोकोमोटिव्स है, जो इंजन है ट्रेन के, वो चितरंजन उड़ीसा में बनते हैं, डब्बे बनते हैं चेन्नई में। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सफ़र करते वक्त ध्यान रखोगे तो सॉल्व हो जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसका आंसर है C। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।